लेक्चर था, पिछले लेक्चर में प्रीपोजिशन की बात हुई थी। अब प्रीपोजिशन ही चलेगा कुछ दिन तक, पूरे जब तक फिनिश नहीं हो जाए। तो प्रीपोजिशन में इसके काइंड्स में 3 बताया गया था। पहला था क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा कंपाउंड था तीसरा था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हर जगह कॉम्प्लेक्स करके आपको नहीं मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स में ये भी दिया हुआ रहेगा, जिसे कि मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लिए अभी हम पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो पार्टिसिपल हो सकता है तो उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहा जाता है, या पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, या फ्रेज होगा तो फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो अगर इसमें फ्रेज भी हो सकता है, फ्रेज या पार्टिसिपल, तो ये इसमें जो है वह पार्टिसिपल में जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, लेकिन फ्रेज में जो है जो प्रीपोजिशन रहेगा ये तो ऑलरेडी प्रीपोजिशन होता है। जिसे कि कल यानी लास्ट डे में बताया गया था कंसर्निंग, ये प्रीपोजिशन है ये। लेकिन फ्रेज जो होता है, फ्रेज जिसे होता है ब्रेक इन, ये फ्रेज हुआ। तो ब्रेक इन अलग अलग 2 वर्ड है, इसमें इन जो है वह होता है क्या? प्रीपोजिशन। ब्रेक वर्ब है। तो यहाँ पर देखा कि फ्रेज में अगर वर्ब लग जाता है तो वह किसी किसी हालत में कभी कभी वह फ्रेज मैंने वर्ब में अगर प्रीपोजिशन लग जाता है तो कभी कभी उसका मीनिंग बदलता है। उसी को डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं अभी, फ्रेज को। फ्रेज का मतलब होता है कि जब कभी whenever a verb comes after the verb and whenever a preposition comes after the verb and the meaning of verb is alternated और altered और changed, इस स्थिति में कहा जाएगा कि ये इसको एक फ्रेज है, जिसे मान लेते हैं फ्रेज प्लस प्रीपोजिशन। ऐसे केस में ये फ्रेज जो होता है जब कभी भी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, थोड़ा समझने की जरूरत है, उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, अगर किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ हो और इस वर्ब का जो मीनिंग होता है वह बदल गया हो, चेंज्ड मीनिंग, ऐसे हालत में इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेज। यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इसको कहा जाता है फ्रेज। और इस फ्रेज में वर्ब में जो प्रीपोजिशन लगा रहता है इसको कहा जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन ये फ्रेजल प्रीपोजिशन के अलावा इसमें प्रीपोजिशन अगर वर्ब के में लगा हुआ है और वर्ब का मीनिंग बदल गया, उस प्रीपोजिशन कहा जाएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन। उस वर्ब को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, यानी कि ये हो गया फ्रेजल वर्ब, ये हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन। इंक्लूडिंग द वर्ब एंड प्रीपोजिशन, इफ द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज चेंज इज कॉल्ड फ्रेज। इफ द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ वर्ब, इट इज नेवर अ फ्रेज, इट इज जस्ट अ प्रीपोजिशन, ओनली प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए he breaks in a horse, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ब्रेक्स इन अ हॉर्स, अगर सिंपली इसका मीनिंग हम निकालेंगे तो क्या ब्रेक में क्या होता है? तोड़ना।
तो वह तोड़ता है। और इन मन हम लोग बाई बर्थ जानते हैं, इन मन में तो हालांकि वो बात नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर वर्ड है। इन मन में होता है, कोई जोरी नहीं है, ये कोई जोरी नहीं है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्ड का अपना मीनिंग होता नहीं है, आने वाले वर्ड के साथ कंबाइन होकर अपना मीनिंग बनाता है वो। ये हो गया ब्रिक्स इन। ब्रिक में होता है तोड़ना। अगर ये तोड़ना है तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? वह तोड़ता है घोड़ा में। ये हॉर्स घोड़ा होता है ना, घोड़ा में तोड़ता है। अब थोड़ा सा सोच लीजिए, वह घोड़ा में तोड़ता है तो क्या घोड़ा के पेट में घुस के तोड़ता है? इन तो होता है इन मन अंदर, तो घोड़ा में तोड़ता है। इसका जो पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये गलती हो रहा है, ये गलती हो रहा है, सेंटेंस गलत है। लेकिन सेंटेंस गलत नहीं है, आप गलत हैं। इसलिए कि ऐसे हालत में ब्रीथ इन अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सही है, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रीपोजिशन और ये वर्ब मिलकर ये फ्रेज बना रहे हैं, और इस वर्ब का मीनिंग दूसरा हो जाएगा। जब कभी whenever a verb has a preposition after it and the meaning of the verb is changed, in that situation the combination of verb and preposition is called phrase। एक चीज़ याद होना चाहिए इसमें, अल्टरनेटेड मीनिंग, यानी कि द मीनिंग मस्ट बी चेंज विद द एडिशन ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर इट। इसके बाद अगर प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसका मीनिंग बदलना चाहिए। फ्रेज का यही मेन केस है। तो ऐसे केस में जो है ब्रिक इन में हम आपको पता नहीं है ब्रिक इन में क्या होता है। सीधे मीनिंग निकालिएगा तो कहेगा वह घोड़ा में तोड़ता है, जबकि मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो मीनिंगलेस सेंटेंस है लेकिन आपको जानकारी नहीं है। ब्रिक इन का मतलब होता है घोड़े को चाल सिखाना। टू ट्रेन अ हॉर्स, किसी घोड़े को चाल सिखाया जाता है या घोड़े का घोड़सवारी किया जाता है। इस सब मीनिंग के लिए ब्रिक इन लगाया जाता है। लुक आफ्टर, ये सब कॉमन फ्रेज है, सब लोग जानता है। वो लुक आफ्टर, और कहा जाए ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, इसका मीनिंग क्या होगा? वह देखता है, आफ्टर मैंने बाद में होता है या पीछे, अपने माता पिता के बाद में देखता है। मीनिंग निकल रहा है कुछ, ये मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो फिर जब मीनिंग निकल नहीं रहा है, दिया हुआ है, तो आपको दूसरा आपका ध्यान जाना चाहिए कि देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज यूनिक, कुछ है जो यूनिक है। तो वह जो है आप देखिएगा वर्ब के बाद क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, इस सेंटेंस में वर्ब का मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलाकर ये फ्रेज है। तो आपको पता नहीं है, ये रटना पड़ेगा। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। टू हैव केयर, केयर देना। ऐसे बहुत सारे फ्रेज मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रेज मिलेंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या लिख दिया है, क्या होना चाहिए, कैसे है। तो ये इसको ये कहा जाता है फ्रेज। इस फ्रेज में याद रखिएगा, फ्रेज में वर्ब के साथ एक एडिशन होना चाहिए प्रीपोजिशन का, और वह प्रीपोजिशन जो होता है कहा जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अभी तो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन पहले के सिलेबस वगैरह में जो था सेंटेंस देता था, उसका जो है कहता था एक्चुअली देयर इज फ्रेजल प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस और नॉट। ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है कि नहीं, और फ्रेजल वर्ब है कि नहीं। वह वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर फ्रेज बनाता है, उस वर्ब को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। और उस प्रीपोजिशन को जिसके चलते वर्ब का मीनिंग बदल गया और ये फ्रेज बन गया, उसको कहा जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये तो फ्रेज की बात होगी, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो है वह, जैसे कि लुक आफ्टर है, ब्रिक इन है, ब्रिक अपॉन है, ब्रिक अपॉन, ब्रिक ओपन, ब्रिक इनटू। ब्रिक इनटू जिसे मान लेते कॉमन वर्ड, कॉमन फ्रेज है ब्रिक इनटू। ब्रिक इनटू में होता है टू इंटर बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती घुस जाना। बाय फोर्स,
तो इंटर फोर्सफुली, तो कहा जाएगा द क्रिमिनल ब्रोक इनटू द हाउस। अब इसमें क्या कहिएगा, द इंटू मैंने होता है में, और ब्रिक मैंने वही तोड़ना है, ब्रिक ब्रोकन। और फिर जो है क्या होता है, क्रिमिनल जो है वह घर में तोड़ा। इंटू मैंने में होता है, इन मैंने में होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो प्रीपोजिशन के चैप्टर में इसमें आएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा इसको। ये 4-5 क्लास चल, हमको लगता है 3-4 क्लास में जाएगा, पूरा होगा, पढ़ाया जाएगा। वहाँ कन्फ्यूजन जो होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर जो है ये ब्रिक इनटू का मतलब होता है देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज यूनिक नॉट टू गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के मीनिंग को नहीं देने के लिए कुछ है विचित्र चीज़ इसमें। तो वह घर में तोड़ता है क्रिमिनल, या तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो कहिए घर में क्या तोड़ दिया, कोई मीनिंग है इसका। ब्रिक इनटू में होता है टू इंटर बाय फोर्स, यानी ज़बरदस्ती घुस जाना, जबरन घुसना। तो अब इस हालत में क्या हो जाएगा, आपको पता है तब न जानिएगा कि क्रिमिनल जो है घर में घुस गया, ज़बरदस्ती है, जाकर मर्डर कर दिया, कुछ रहेगा तब ना। तो इसके लिए इसका कोई उपाय नहीं है, उसका हम बता चुके हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है इसमें 40-60 का मान के चलिए, 40% प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो पढ़ाया जाएगा, और ये एकदम ईजी चीज़ है, बहुत सिंपल है, सिंपल होता ही है। लेकिन इसी का जो 60% है वो ज़्यादा खतरनाक है, और ये खतरनाक है, इसको रटना पड़ेगा। यानी कि फिक्स है, ये फिक्स है, उसके साथ वही होगा, रोज दिन मिलता होगा। जैसे कि लिसन है, लिसन मैंने सुनना, टीचर की बात सुनो, तो लिसन मैंने सुनना, द टीचर। अब लिसन का है तो इसका पास फिक्स है कि लिसन के बाद टू लगेगा ही, अटेंशन के बाद टू होगा, कीप अटेंशन टू हिम, सावधान रहो उससे। ऐसे केस में लिसन टू आफ्रेड ऑफ, आफ्रेड में डरना, सांप से, वह सांप से डरा हुआ है, तो से के लिए तो बचपन से हम लोग पढ़ाया गया है, बचपन वाला सब भुला जाइए, उसको डिलीट कर दीजिए। कि इन मन में, फॉर मन से, फ्रॉम मन से, वो है, होता है, बात सही है। लेकिन सवाल है कि एक एक फॉर्मूला रट के सब मत नहीं बना दीजिएगा, वो होता है। लेकिन आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो होता है प्रीपोजिशन, ये स्ट्रक्चर वर्ड है, और स्ट्रक्चर वर्ड अपना मीनिंग लेकर पैदा नहीं होता है। इसमें मॉर्फेम होते हैं, मॉर्फेम में इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है। मॉर्फेम में होता है जैसे कि प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स, जो बीच वर्ड के शुरू में लगकर, लास्ट में लगकर, या बीच में लगकर अपना मीनिंग का, अपने तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरा का वैल्यू बिगाड़ देगा, बना देगा। अब इसमें कहता है कि इम का कोई मतलब है, डिक्शनरी निकाल देखो तो कहीं मीनिंग मिलेगा इसका, कोई मीनिंग नहीं है ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसी को अगर जोड़ दिया जाए पॉसिबल के साथ, पॉसिबल के साथ जोड़ दिया जाए तो इनको नक्शा बिगाड़ दिया, ये पॉसिबल को साफ इम्पॉसिबल कर दिया, संभव को असंभव बना दिया। ऐसे हालत में जो है ना, ये जो होता है ऐसे वर्ड, इनको कहा जाता है मॉर्फेम। और ये मॉर्फेम जो है स्ट्रक्चर वर्ड होते हैं, अपना मीनिंग नहीं है लेकिन दूसरे का बिगाड़ने के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट है। तो वैसे में प्रीपोजिशन के बारे में ये मत सोचना कि हम से के लिए फॉर पढ़े हैं तो वही होगा, नहीं भी हो सकता है। वो अभी बताए ना, वह कलम से लिख रहा है तो ही इज राइटिंग फॉर पेन। से का मतलब अगर हम फॉर लिखे पढ़े हैं, याद किए हैं, तो होना चाहिए ही इज राइटिंग फॉर पेन, तो 100% गलती हो जाएगा। ही इज राइटिंग विथ पेन, तो विद क्यों होगा वहाँ पर, इसके लिए अब ये पढ़ाया जाएगा इसमें 40% में। लेकिन ये 60% जो है वो इसका खेल है, यानी कि ऑपरेट के बाद हमेशा ऑफ लगता है, हमेशा ये फिक्स है, प्राउड के बाद ऑफ लगता है। इसका कोई उपाय नहीं है कि आप चेंज कर दीजिए, मरने के दिन भी यही होगा। प्राउड ऑफ, ऑपरेट ऑफ होता है ना, बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे होता है। तो वो लोग फिक्स है, तो उसको जो है एक लिस्ट हम दे देंगे आप लोगों बाद में,
कुछ ऐसा जो फिक्स है, जो कॉमन है। तो कॉमन के अलावा प्रीपोजिशन को जो है, अब जैसे बुक पढ़ रहे हैं, कोई पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसी में कोई प्रीपोजिशन दिखाई दे दिया तो थोड़ा सा वहाँ पर ईगर आई रखो वहाँ पर देखने के लिए कि प्रीपोजिशन वर्ब में लगा है क्या इसके साथ यही लगता है। अगर वर्ब का मीनिंग निकल रहा है तो समझिए कि फिक्स है, नहीं मिल रहा है तो और हेडेक हो गया। क्यों? तब इसका मतलब ये फ्रेज हो गया। तो फ्रेज को आंख बंद करके रटा जाता है, याद रखिए। इसको भी रटिएगा, लेकिन इसका आंख खोल के रटना है, इसको समझ के। इसको बिना समझे रटना है, साफ रट लेना है। अब ब्रेक इन मैंने घोड़ा को चाल सीखना, लुक आफ्टर में देखना, ब्रेक इनटू मैंने घर में घुस जाना, ऐसा होता है ना। इसको रट लेना है। ये ज़्यादा नहीं आते हैं, ये समझिए कि मैंने 5% मिलते हैं ये लोग। तो 5% के लिए जानना तो पड़ेगा ना। पढ़ने का मतलब हुआ कि आफ्टर दिस क्लास यू मस्ट नॉट बी रेडी टू रीड इंग्लिश एंड यू विल गेट नो टाइम एट ऑल टू रीड इंग्लिश। ये इंटर क्लास के बाद आपको मौका नहीं मिलने जा रहा है पढ़ने का, याद रखिएगा जरूर। साइंस पढ़ते हैं तो मेडिकल में जाइएगा, इंजीनियरिंग में जाइएगा, चाहे फिर जो है वो कॉमर्स पढ़ते हैं तो जाइएगा, उसमें आपको क्या होता है, होटल मैनेजमेंट सब होता है ना, हाँ, सीए वगैरह। तो वहाँ पर हर टीचर पढ़ाएगा इंग्लिश में और हर बुक मिलेगा इंग्लिश में। आपको पढ़ना है इंग्लिश में तो फिर अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम तो ये हो गया है। और सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कंफर्म मीनिंग लोग नहीं निकाल पाता है, अंदाज से मार लेता है। खैर, तो ये हुआ प्रीपोजिशन के बारे में पिछला क्लास में हो चुका है चर्चा। ये हुआ फ्रेज, एक सिर्फ फ्रेज निकाले हैं। फ्रेज के साथ एक ईडियम भी होता है। अब देखिएगा कहीं चैप्टर निकालिएगा फ्रेज का तो उसमें खाली फ्रेज लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो रहेगा फ्रेज एंड ईडियम। ये कौन सी हुआ? ये कुछ नहीं है, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन। क्या हुआ था? प्रीपोजिशन कहाँ लगता है जी? फर्स्ट क्लास में बताया गया। प्रीपोजिशन लगता है नाउन में, प्रोनाउन में। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन, इसको कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। किसी भी कंजंक्शन से, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कहते हैं बाई एंड बाई, 1 by 1 होता है ना। तो ये तो कौन चीज़ था? ये तो नाउन है, नाउन कहिए, प्रोनाउन कहिए। एक प्रीपोजिशन से जोड़ दिया गया। ये क्या जोड़ दिया गया? नाउन प्लस बाई प्लस नाउन, या प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया उसमें। या फिर इतना ही नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन 1 by 1, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, दोनों मिलाकर एंड से जोड़ा गया। तो ये जो है प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन। ऐसे केस में जो फ्रेज होते हैं उन फ्रेज को ईडियम्स कहा जाता है। इसलिए बुक खोलिएगा तो फ्रेज एंड ईडियम चैप्टर में फ्रेज चालू हो जाएगा, ईडियम पता हो जाएगा। एक ही चीज़ है। अब बहुत घबराने जो होते हैं, लेकिन इसमें चाहिए एकदम रोलिंग प्रैक्टिस आपका अपना, है ना। तो अगला क्लास में जो है ये 40% की बात की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में यू आर गोइंग टू बी टॉट द 40% ऑफ द सिंपल प्रीपोजिशन। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दोज हैव रूल्स। ये रूल रखते हैं, कानून, उनके पास कानून नहीं है ना। अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में